बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और महफूज हैं। आज प्रोग्राम में हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ जो मौजू है वो शेयर करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में इस दफ़ा बारिशें कुछ पहले से ज़्यादा हुई, सर्दी भी पहले से ज़्यादा पड़ी और गर्मी भी कोई कम नहीं पड़ रही है। यहाँ गर्मी तो हमेशा ही ज़्यादा पड़ती है, मगर गर्मी को जैसे चार चांद लगा दिए हों कोरोना वायरस ने, लॉकडाउन ने और ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक ने। ये के इलेक्ट्रिक ने किस तरह चार चांद लगाए, लोगों का किस तरह जीना मुहाल किया हुआ है, ये जो हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं हम कि एक तो लोड शेडिंग हो रही है और इस वक्त जिस सिचुएशन में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे लोड शेडिंग का कोई तस्वुर ही नहीं बनता है कि लोगों ने अपने आप को एक बीमारी की वजह से, वबा की वजह से अपने आप को एक एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ है। उन्हें 14 दिन किसी को रहना है, किसी को जनाब 28 दिन रहना पड़ रहा है। और आप इमेजिन करें कि उस बंद कमरे में कराची की गर्मी में वहाँ उसके पास लाइट भी ना हो, तो कितने बड़े एक अफसोस की बात है। और फिर अगर वही घर में बंद करने वाला शख्स वो उस घर का सरपरस्त है तो उसको ये भी नहीं पता है कि उसका कारोबार कहाँ जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, उसका सारा मामलात कैसे चलेंगे। उसने अपने सिर्फ बाकी घर वालों को महफूज रखने के लिए कमरे में बंद कर दिया। कमरे में आगे 8-8 घंटे तक कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोड शेडिंग भी हो रही है और बिल्स इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि लोगों ने सर पकड़ लिया है कि क्या करें। कि कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से कुछ थोड़ी सी वो रियायत और नरमी भी दी गई शुरू में कि बिल्स जो हैं वो जिनके जो पे नहीं कर सकते वो लॉकडाउन के फ़ौरन बाद वो बिल पे कर दें। तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लोगों ने कारोबार बंद किए हुए थे, दफ्तर बंद किए हुए थे, ऑफिस बंद किए हुए थे, लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, करोड़ों रुपये का लोगों को नुकसान हो गया। अब काम का वक्त है और अब जब लोड शेडिंग की वजह से लोग फिर से मुतासिर हैं ज़्यादा बिलों की वजह से, तो इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से कागजी तौर पे 1,60,00,000 और वैसे एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 करोड़ से भी ज़ायद आबादी के शहर में इस वक्त बिजली के हवाले से ये मामलात हैं। और ये कैसे ठीक हो सकते हैं, कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है। अब तो सियासतदान जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो भी बोलना शुरू हो गए कि ये बिजली के मामले को हल किया जाए। ये कैसे हल होगा, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अमजद चौधरी साहब जो कि एक एंकर पर्सन हैं और तजियाकार हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। एक छोटा सा वक्फा में लेना, जरा वक्फे से वापस आते हैं तो इस मौजू के ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और आवाम के इलेक्ट्रिक के आगे बेबस हो चुकी है। इस हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अमजद चौधरी मौजूद हैं। अमजद चौधरी साहब का मैं तारुफ पहले वक्फे से पहले करवा चुका हूँ कि ये एक एंकर पर्सन है और तजियाकार हैं। अमजद साहब मुझे ये बताइए कि इस मुश्किल वक्त में लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये अचानक से लोड शेडिंग का जहाँ तक मुझे एक आम से इंसान को जो मुझे पता है वो ये कि बिजली जब कम हो जाती है आपके पास डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें जो है ना वो लोड शेडिंग करना पड़ती है। तो इस वक्त बिजली कैसे कम हो गई है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्या वजह है? फ़हीम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना हॉट टॉपिक रखा है। और यकीन करें हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, इवन जो कराची की हमारी जो आवाम है, इतनी परेशान है। और मैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ में मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी किया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, और अफसोस होता है, दिल दुखता है समटाइम्स कि हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। ये लोग यकीन करें कि अभी मीटर्स इन लोगों ने नए जो लगाए थे कि हम ये सोच रहे थे शायद बहुत बेहतरी आएगी मीटर्स लगाने से, जो स्लैब्स इन लोगों ने जो एक पूरा चेंज किया था और फिर कॉपर वायर्स का इन लोगों ने हमें कहा। आप यकीन करें, जो अगर नेपरा की बात की जाए ना, नेपरा एक आज़ाद इदारा है और नेपरा चाहे सब कुछ कर सकता है। हम नेपरा को कह के थक गए कि कॉपर की वायर्स जो है ना ये चोरी कर रहे हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर अभी बात करें ये बिल्स की बात करें, अभी बिल आ चुके हैं, आपके घर में भी आ चुका होगा बिल। और बिल्स ऐसे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमने इतना बिल इस्तेमाल नहीं किया। ये आया कैसे
किसी का 50,000 है, किसी का 40,000 है। और इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि ना मीटर्स जो है ना एवरेज की बुनियाद पे जो है ना लोगों को बिल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए गए। सही नहीं, वो बिल्कुल बिलिंग के हवाले से हमने बात करनी है और वो काफ़ी इश्यूज हैं। ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? क्या पहले तो इनके पास ये जवाब था कि जहाँ पे बिजली चोरी होती है हम उस इलाके में लोड शेडिंग कर रहे हैं। अभी मतलब हर जगह पे लोड शेडिंग, मतलब कराची के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग हो रही, तो क्या चोरी लोगों ने ज़्यादा करना शुरू कर दी है या बिजली इनके पास कम है, इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है? आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात है? फ़हीम भाई, बिजली जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि बिजली की जो कमी है वो पीछे से या हमारे पास शॉर्टेज है, ये सब झूठ है। अच्छा, असल में बात ये है कि एक तो कुंडा माफिया सरगर्म है। कुंडा माफिया इतना सरगर्म है कि कोई इलाका कराची का नहीं बचा हुआ। कुछ एक दो इलाके होंगे जहाँ पे जो है ना कुंडा जो है ना नहीं लगा हुआ, लेकिन हर जगह पे जो है कुंडा माफिया ने राज किया हुआ है। मैंने खुद भी कुछ ऐसे रेट्स किए हाईली ऑफिशियल्स के जाके, आप यकीन करें उन्होंने रेट्स तो कर दिए, वो एक दो दिन के लिए तो बरकरार रहा, दोबारा दूसरे दिन जाके दोबारा कुंडा लग गया। और उनका ये कहना था कुछ कराची के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हम जाके रेट्स नहीं कर सकते, हमारी जान को खतरा है। भाई अगर आपकी जान को खतरा है, घर बैठ जाए ना। फिर आप इतनी हाईली जो आप लोग वहां से सैलरीज ले रहे हैं सर, वो फिर क्यों सैलरीज ले रहे हैं आप? अच्छा देखिए, वो तो मेरा ख्याल है कि पुलिस और ये बाकी सारे इदारे जो है ना, इन्होंने सपोर्ट करना होता है कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है उनसे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए और मतलब ये जो चोरी हो रही बिजली इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें तो करते रहते हैं ये लोग कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कोशिशें तो हुई हैं। यहाँ पे अगर वो बेबस हैं, 2 दिन बाद फिर अगर आवाम लगा लेते हैं तो इसमें के इलेक्ट्रिक से साथ साथ आवाम का भी उतना ही कसूर है। के इलेक्ट्रिक का मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से इतना कसूर होगा। मतलब एक जगह से वो गई, एक टीम गई है, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक की टीम आई, उन्होंने कुंडे उतार लिए, ठीक है, वो गए और फिर लगा दिए उन्होंने। तो ये तो आवाम को भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस हवाले से देखना पड़ेगा। मगर जब बिजली इतनी महंगी है तो वो फिर दूसरा रास्ता चोरी ही करेंगे लोग, ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन सर देखिए, पूरी दुनिया में बिजली इस्तेमाल होती है। हाँ। पाकिस्तान कोई एक वाहिद मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में। मतलब उन लोगों ने टीम्स अपनी ऐसी बनाई हुई है, ऐसी जबरदस्त ट्रेन जो है उन लोगों ने जो टीम्स की हुई है और अंडरग्राउंड उन्होंने वायरिंग की हुई है। हमारे पास ये जो कुंडा माफिया सरगर्म इसलिए है कि जब वायरिंग ऊपर से जाएगी, सर मुझे एक बात बताएं, कुंडा तो लगेगा ना। आप ये तो ऐसा सिस्टम लेकर आ जाए, बीच में सुनने में ऐसा आ रहा था और मुझे भी कहा गया हाईली ऑफिशियल्स की तरफ से, हम लोग ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि अंडरग्राउंड हम लोग ऐसी वायरिंग कर देंगे कि कुंडा खत्म हो जाएगा कराची से, पूरे पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कुछ इलाकों में है वो अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम, जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज की जितनी भी वो सोसाइटीज वगैरह हैं उसमें जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें वो अंडरग्राउंड है, और भी कुछ जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी। लेकिन सर बात ये डिफेंस वगैरह पोश एरियाज है। जी हाँ, ये जो कुंडा जो माफिया सरगर्म होता है ना, ये पोश एरियाज में नहीं होता, ये होता है जो हमारे जो लो कैटेगरी हमारे एरियाज है ना, ये वहां पर ज्यादा कुंडा माफिया सरगर्म होता है। तो इस पे इन लोगों को हाईली मतलब समझ लेंगे, मैं यही कहूंगा कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं एक्शन लेंगे तो ये अभी आप देख लें, कल रात को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स है बिजली नहीं आ रही कराची में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो बात ये है कि कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे देखें बिजली चोरी की शिकायत जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे तो लोड शेडिंग का इनके पास जवाज़ है। जहाँ पे इतनी ज़्यादा बिजली चोरी नहीं हो रही है, इतने केसेस नहीं, वहाँ पे किस चक्कर में लोड शेडिंग हो रही है? ट्रांसफार्मर हमारे इतनी लो, आप यकीन करें जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं सर वो वैल्यूएबल नहीं है, वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि लोगों ने रात को अपने एसी ऑन करने होते हैं, जब वो लोड पड़ता है ना उसके ऊपर वो ट्रिप कर जाता है। नहीं तो कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं होते क्या सर? स्टैंडर्ड अगर मेंटेन होते तो ये ऐसा होता क्या? तो इसका क्या अभी हल क्या है? हम इन्हीं के रहमो करम पे हैं, ये बात करके चले जाएंगे या कोई ऐसा सही रास्ता भी होता है जहाँ से आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके और उनको बिजली उनके घर में 24 घंटे रहे, उनकी कम से कम ये ख्वाहिश पूरी हो सके? सर इसका एक ही हल है, एक ही हल ये है कि या तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक्शन लें या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे एक्शन लें। जिस तरह भी कोरोना पे उन्होंने एक्शन लिया है और करते हुए एसओपीज का उन्होंने ही इस पे जो है लोगों को कोशिश की है कि इस पे अमल दरामद करें। अगर वो इस पे एक्शन लेंगे तो किस तरह इम्पॉसिबल सी बात है कि हम लोग क्यों इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे, के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल सही होगा। एक वक्फा फिर से आन पहुंचा जनाब, वक्फे के फौरन बाद आते हैं तो बिलिंग के हवाले से बात करेंगे कि इतने ज्यादा बिल्स जो हैं ये आ रहे हैं, ये जो शिकायत हैं ये सही है क्या? क्या वाकई बिल ज्यादा आ रहे हैं या वैसे ही आवाम शिकायत कर रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अमजद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहे हैं। कराची में बिजली की जो तवील लोड शेडिंग है और बिलों के हवाले से जो शिकायत हैं उस बारे में बात हो रही है। अच्छा, वैसे बिलिंग का तरीका ओवरऑल होता क्या है? मतलब किस बेस पे बिल ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को? मतलब जैसे कि शिकायत ये हैं लोगों की कि हम लॉकडाउन से पहले हमारा बिल आता था 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, कभी कभी मैक्सिमम बिल आया कुछ 7,000 रुपया, और इस दफ़ा बिल आया है 21,000 रुपया, 22,000 रुपया। एसी नहीं है घर में और वही इस्तेमाल है बिजली का जो हमेशा से होता है, मगर बिल इतनी बड़ी तादाद में आया हुआ, इतने ज़्यादा आए हुए हैं। अब इसी के साथ साथ आप ये भी देखें, लोगों की नौकरियां वगैरह भी नहीं है, लोग कारोबार की तरफ से भी मुतासर हैं। कहीं जहाँ नौकरी कर रहे हैं या नौकरी ख़त्म हो गई है या उसको तनख्वाह काट ली गई है उसकी, के हालात ठीक नहीं है, या उसका कारोबार बंद है, या कारोबार खुला भी हुआ है तो जहाँ वो 12 घंटे काम करता था वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में बिजली के बिल्स जो हैं वो ज़्यादा आना बड़ी तकलीफदेह बात है। सिर्फ ये बताइए कि ये क्यों, किस वजह से ज़्यादा बिल आ रहे हैं और क्या इनका वो मेयार है बिल्स भेजने का? इनका असल में जो आजकल जो मामला चल रहा है के इलेक्ट्रिक का, ये लोग अभी घर घर जाकर ना मीटर रीडिंग चेक नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने यही बात आपको कही थी कि ये लोग जो आजकल जो बिलिंग जो जनरेट कर रहे हैं ना, ये इस तरीके से जनरेट कर रहे हैं कि एक एवरेज के तौर पे ना जिसका बिल लेट सपोज जैसे 3,000 रुपये आता था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जैसे आता था, तो उसी को अपने मद्देनजर रखते पुराने बिल्स निकाल कर ये इसी तरीके से जो लोगों को नए बिल्स इशू कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि इमरान खान ने अभी कहा था रिसेंटली अपनी कुछ स्पीचेस में कि जिसका 300 यूनिट से ज्यादा बिल होगा ना उसको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप यकीन करें कि के इलेक्ट्रिक के आप ऑफिस वगैरह चले आए, वहाँ पे लंबी कतारों में लोग मौजूद हैं वहाँ पे, और दिल दुख रहा था, मैं खुद देख रहा था कि क्या यहाँ पर कोरोना मौजूद नहीं है और कोई एसओपी का ख्याल नहीं किया जा रहा था वहाँ पे, और लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे। फ़हीम भाई देखे, पूरी दुनिया में सिटीजन्स को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी से मैंने जब देखा ज़ईफ लोग खड़े हुए बिलिंग, वहाँ पे कुछ ऐसी खवातीन भी थी जो वहाँ पे मैं खुद उनसे मिला हूँ जाके। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स का वैसे हर जगह पे ही ख्याल होता है, कोई भी इदारा हो, और ये कस्टमर केयर के हवाले से कराची इलेक्ट्रिक जो है वो कदरे मुनासिब कारकर्दगी है। बाकी अगर दूसरे शहरों के हवालों से देखा जाए तो कराची इलेक्ट्रिक में जिस तरह अब हम डायरेक्ट जाते हैं, वो टोकन लिया आपने, आप जाकर सीट पे बैठ भी गए और वहाँ पे आपने वेट किया, आपको बुला लिया गया। काफ़ी बैंक वाला एक कस्टमर केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं आपको सम टाइम, बट ये शिकायत इतनी ज़्यादा है, लोगों की कतार तो होगी। एग्जैक्टली हाँ, तो वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो मतलब इसको कोई सॉल्व करने का कोई वाज़ेह आपको कोई नजर आता है कि इसका एक ही हल है? हल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पे जो है वो कोई क्विक एक्शन लें। आप यकीन करें कि एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना देखें ये के इलेक्ट्रिक तो ये आपको माजी में भी पता होगा, अगर मैं वो यहाँ पे बात आपसे शेयर करता चलूँ कि माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उसमें आपने देखा होगा कि जो बारिशें हुई थी उसमें कितने बच्चे हमारे जाँबाग हो गए। के इलेक्ट्रिक की जो नंगी तारें थी, एग्जैक्टली, मैंने खुद वहाँ जाके प्रोग्राम्स किए मैंने, और ज़फ़र अब्बास के साथ जाके मैंने वहाँ पे FIRs लॉन्च करवाई हैं, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो अभी कहाँ से निकलेगा? नहीं, वैसे वो क्या रिस्पांस आया था, कोई इन्होंने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया था कराची इलेक्ट्रिक ने? हम लोग इस पे एक्शन लेंगे और अभी तक कोई हमें नहीं लग रहा, जबकि उस वक्त हमें ये तसल्ली दी गई कि हम लोग इस पे इंस्टेंट एक्शन लेंगे, लेकिन उसके बाद बस वही कि जब दिन गुजरते गए बात वही दबके रह गई। अभी अगर किसी शहरी का अगर बिल ज़्यादा आ गया है तो वो उसके पास क्या हल है? वो क्या करे? घर की बिजली कटवा दे या वो मतलब ये के इलेक्ट्रिक से रब्ता करे तो उसके बिल की किस्तें हो सकती हैं या दोबारा से रीचेक कर सकते हैं? क्या के इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या सहूलियात है? इसका हल यही है कि के इलेक्ट्रिक के ऑफिस ये लोग जाएं, अगर किसी का बिल ज़्यादा है, बल्कि बिल तो सब ज़्यादा है, आप यकीन करें, अभी बात करूं मैं कल या परसों की, सबके बिल्स न्यू इशू हो गए और तकरीबन 15 लोगों ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि हमने तो घर पे एसी भी नहीं चलाया कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं, हम कहाँ से पे करेंगे, तो हमारा बिल 22,000 आया किसी का, जबकि एसी नहीं चल रहे। वो इतने परेशान है कि हम लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ। फिर हर एरिया का जो है ना डीडी एक मुकर्रर होता है, उनको यही कि जो इलाके का उनको डीडी, और उसका जाएं जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कराएं और इंतजार करें। मैं तो यही कहूँगा फ़हीम भाई, जब तक ये सिस्टम के इलेक्ट्रिक का नहीं सही होगा ना, तो ये आवाम जो है ना कोरोना से इतना नहीं मरेगी। कोरोना होता है ना किसी को,
अगर पॉजिटिव आ जाए अल्लाह ना करे तो उसको झटका लगता है, लेकिन उसको पता है मैंने इसको एहतियाती तदबीर इख्तियार करके इसको सही हो जाना है। लेकिन जब उसको जब पता चलता है ना, बिल देखते जब वो झटका लगता है, वो झटका ऐसा लगता है ना कोरोना से भी खतरनाक है। उसको ये डर लगता है मैं ये पे कहां से करूंगा। अभी यकीन करें बहुत बुरी जो सूरत चल रही है, रात 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। ये मैं आज की ताजा खबर आपको दे रहा हूं, मलीर के इलाके में बिजली नहीं थी और किसी के घर में क्वारंटीन हुए पेशेंट्स हैं, वो कहां पर जाएं, कौन उनको पूछेगा। हाँ सही बात है। वो मैं कल एक न्यूज़ चैनल भी देख रहा था, हेडलाइंस वगैरह देख रहा था मैं, तो उसमें भी वो आम बेचारे गरीब लोग वो परेशान थे इस कदर के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं है, सारा दिन हमारा जो है वो पंखा चलते जो है वो गुजर जाता है, बच्चों को इस तरह वक्त गुजर रहा है। तो बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। कम से कम ये तो वो बुनियादी ज़रूरियात है जो हुकूमत को किसी भी शर्त पर पूरी करनी चाहिए। और ऐसे मुश्किल वक्त में तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि लोड शेडिंग हो। अगर कहीं किसी इलाके में अगर चोरी भी हो रही है तो इस वक्त में तो बिल्कुल लोड शेडिंग का तस्वर नहीं होता। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम अब्बास भाई कैसे हैं? यही अर्ज कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ये भाई, आप बताएं, तबीयत ठीक है, खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़ा खुश नहीं है। पहले आपके अपने मौजूद मेहमान को सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने बाकी जो एक्चुअल सिचुएशन बताई, और मेरे ख्याल में इस कराची का इससे ज्यादा बर्निंग इशू कोई है नहीं। और बिलीव करें, मैं आपको बताऊं कि ये बात ये ऐसी नहीं है। देखें, हर चीज की माफिया है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया और स्कूल माफिया, तो ये केई भी बहुत बड़ी माफिया है। इसके साथ कोई एक्शन होता क्यों नहीं है, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एक्शन इसलिए नहीं होता, ये भाई मेरे बैठे हैं, ये कंफर्म करेंगे इस बात को। इन्होंने जितने स्टेक होल्डर्स है ना फहीम भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, इन सबको अपने साथ मिलाया भाई। इनको नौकरियां दी हुई है, हर बंदा, हर पार्टी के बंदे यहाँ एम्प्लॉयड है, हर टॉप लेवल के बंदों पे कोई ना कोई इसकी सियासी वाबस्तगी है। तो कौन बोलेगा? आप मुझे बताएं ना कि अवाम, आप एक सिंपल सी बात बताएं कि 300 यूनिट्स के बाद जो आप डबल पैसे करें, भाई क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कोई रीजन ही नहीं है उसका करने का। फिर आपने जो रियायत की बात की, वो रियायत उन्होंने दी नहीं, बेसिकली वो 3 महीने बाद उसको लगा के उन्होंने दोबारा भेज दिया। यही तो उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाया। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं कि आप अभी इन्होंने भाई ने बात की, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुदा की कसम ये उठाने के लिए तैयार है, बंदे मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट इट। क्यों? इसलिए कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। और आप ये देखें कि मैं अगर हम बात ये नहीं है, देखें जितने, मैं तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ हमारा, यकीन करें, मैंने एक औरत को मैंने रोते हुए देखा। एक जगह हम गए हुए थे तो वो रोने लगी, कहने लगी मेरे घर में टोटल 10,000 रुपए आते हैं, मेरे बच्चा कमाता है, और मेरा बिल उन्होंने 19,000 का भेज दिया है। खुदा की कसम, इतना सा घर मुझे मैं उसको देख के, अब इस तरह के लोग जो हो गए, मैं एक बात दरखास्त करता हूं कि इतनी दावे करने वाली हुकूमत, यार कुछ ना कुछ तो इनकी यानी होगा, या ये इंडिपेंडेंट इदारा बन गया, या ये नैब बन गया कि इसके खिलाफ कोई कुछ कह ही नहीं सकता। देखिए, कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब ऊपर लेवल से नहीं होगी। जब मैं और आप तो चिल्ला सकते हैं ना, चीख सकते हैं, लेकिन क्या पैमरा और नेपरा, ये सब, ये नेपरा क्या कर रही है? मकसद ये किस लिए बैठी हुई है? जब आपको, यानी मैं कहता हूँ डकैती पड़ती है ना तो डाकू साफ नजर आता है। ये वो डकैत हैं जो डाके मार रहे हैं और व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने अपने जज्बात का इजहार किया। बहुत सारे लोग इसी तरह के ख्यालात रखते हैं। आज हम इसी बारे में बात भी कर रहे हैं। अमजद चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और एक अच्छी गुफ्तगू रही। आपने जो शिकायत हैं वो सही वाली शिकायत जो हैं वो प्रोग्राम में आपने बयान की। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। अमजद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले अमजद साहब हमारे साथ याया साहब थे लाइन पे, हमारे कॉलर आई हैं और इन्होंने भी दिल खोल के शिकायत की हैं। मुझे ऐसे बहुत से लोग नज़र आए हैं जो वाकई इसी किस्म के जज्बात रखते हैं कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से। क्यों कोई पुरसाने हाल नहीं है? क्यों जो शिकायत होती हैं उनको जवाब नहीं आता है यहाँ से? क्या वाकई सियासी वाबस्तगियाँ हैं और बिलिंग वगैरह के इश्यूज़ इतने मेजर इश्यूज़ हैं कि कराची इलेक्ट्रिक के लिए भी सॉल्व करना मुश्किल है, और बाकी वो इदारे जिन्होंने आवाम को ये सारे रिलीफ उन्होंने घर तक पहुँचाने उनके लिए भी बहुत मुश्किल है?
वहीं भी बात ये है कि अभी जिस तरह कॉलर याया साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये तो कुछ भी नहीं इन्होंने कहा अभी। लोग इतने, आप यकीन करें कि तैश में इस वक्त ना, कि उनको अगर मौका मिले ना तो के इलेक्ट्रिक में हमला कर दें वो जाके। इतने तैश हैं, मैं बता रहा हूं कि लोग कह रहे हैं हमें कोरोना से डर नहीं लग रहा, हमें के इलेक्ट्रिक वालों से डर लग रहा है कि हमारा इतना बुरा असर किया हुआ है इनका। जिस तरह अभी बिलिंग का बताया, इस तरह और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके घर में एसी नहीं चल रहे, उनके बिल दुगने के मतलब 3 गुना ज्यादा बिल आ रहे हैं उनके। तो कैसे आ रहे हैं ये लोग? आप यकीन करें, या तो इनका अमला सही काम नहीं कर रहा है, या ये लोग वाकई, अगर ये मैं कहूं तो ये गलत ना होगा, के इलेक्ट्रिक जो ना माफिया बन चुका है, ये माफिया से कम नहीं। देखिए, उन के इलेक्ट्रिक ये भी तो कहता है कि अगर कोई बिल में शिकायत है तो आप यहाँ पे, ये हमारे दफ्तर में आप तशरीफ लाएं और यहाँ पे हम आपकी शिकायत को जो है वो देखा जाएगा और मसला हल किया जाएगा। जब के इलेक्ट्रिक आपको कस्टमर केयर भी दे रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो क्या लोगों के पास जो शिकायत हैं वो जा रहे हैं इनके दफातर में? सर बिल्कुल, आप अगर आपका गुजरना हो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के सामने से, लंबी लाइंस वहां पे क्यों की बेचारे वहां पे धूप में खड़े हैं, आप यकीन करें वो बाहर तक खड़े हैं, अंदर जगह ही नहीं खड़े होने की। तो उनके पास या तो वसाइल की कमी है, या तो जबकि अमला उनके पास ठीक ठाक है, या तो फिर अमले को निकाल देना। अमला क्यों रखा हुआ इन लोगों ने? इतने अमले को ह्यूली मतलब समझ ले कि ह्यूज अमाउंट दे रहे हैं, तो सर वो क्यों दे रहे हैं? वो हमारे ही तो पैसे दे रहे हैं, वो हमसे ही तो कमा रहे हैं, और किससे कमा रहे हैं? आपसे और हमसे। जिसका बिल मतलब समझ ले कि 10,000 आता था, उसका 25,000 है। मैं आपको बता रहा हूँ, भी मैं सुबह तो वहाँ के लोगों की शिकायत क्या है, मतलब किस किस किस्म की शिकायत है लोगों? सर देखें, अभी तो जो लेटेस्ट शिकायत है ना, सुबह की मैं बता रहा हूँ, अभी जो अभी आते हुए मुझे पता चली लोगों से कि कुछ ऐसी मेरे पास मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे कि रात पूरी बिजली नहीं थी। अच्छा। रात 1 बजे से लेके, और मेरे वालिद साहब क्वारंटीन में, मेरी वालदा क्वारंटीन में। सर आप यकीन करें, आंखें नम सी हो गई कि वो बेचारे कहां पर जाएं, किसके पास फरियाद लेकर जाएं। हाँ, और वो तो बेचारे अपना बिजली का बिल पकड़ के कहीं जा भी नहीं सकते, वो तो घर से फोन ही करेंगे बस हेल्पलाइन पे। बिल्कुल। तो ये जो कतारें लगी हुई है, वहां पे लोगों के पास क्या शिकायत है? सर वहां पे शिकायत ये है, वो कह रहे हैं कि हम लोग बिल लेकर आए, हमें कह रहे हैं आपकी रीडिंग सही है, और हमने आपको बिल्कुल एक्चुअल जो आपका बिल था, हमने बिल्कुल प्रॉपर आपको बिल भेजा है, आपको ये पे करना पड़ेगा। कुछ शिकायत ऐसी है, कुछ शिकायत ऐसी है, मानता हूं मैं, कुछ शिकायत ऐसी है कि इनको सॉल्व भी कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो अगर शिकायत की बात की जाए ना, तो सर 70% शिकायत ऐसी है, 30% है कि चलो ठीक है जेन्युइन केसेस है, 70% जो है ना वाकई वो ऐसी है जो इन लोगों की तरफ से वो गलती हुई और बिल गलत इशू हो गया। और वो लोग बेचारे इस गर्मी में, वो धूप में खड़े होकर लाइनों में वो तंग हो रहे हैं। सर पैसे, आपको पता है आजकल नौकरियों से सब फारिग हो चुके हैं। हाँ। और जो जॉब कर रहा है वैसे ही आपको पता है कि उसका कट लग रहा है, उसका डिडक्शन हो रही है सैलरी में से, और वैसे ही घर वाले इतने परेशान है कोरोना की वजह से, हम ना घर से बाहर भी कोई नहीं ज्यादातर जा रहे हैं, तो उसके बावजूद लोग कहाँ जाए, फिर बताए ना कहाँ फरियाद लेकर जाए। जबकि अगर देखा जाए, हमारे वज़ीर आज़म ने तो बड़ी रिलैक्सेशन दे दी हम सबको कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कि इलेक्ट्रिक को भी उन्होंने कहा कि जिनके 300 यूनिट से ज्यादा अगर बिल आएगा उसको इंस्टॉलमेंट कर दें। सर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप यकीन करें, अगर आपकी अगर नजर से गुजरा अगर बिल आपका अपना घर का, आप देखिएगा उसमें टैक्सेस कितने ज्यादा लगाए हुए, एटलीस्ट इन टैक्सेस की रिलीफ तो दे दे सर। इस कोरोना जैसे मर्ज से, जिस पेंडेमिक सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, खुदा के वास्ते मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि जो टैक्सेस है एटलीस्ट ये टैक्सेस भी अगर रिलीफ मिल जाए ना, तो सर यकीन करें बिल आधा हो जाएगा। आपका जो बिल है उसमें 7-8 हज़ार रुपए, तो आपके टैक्सेस आपकी जो है वो जान मार देते हैं। और इस वक्त जितने भी दोस्त हमें पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो शायद अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे कराची में ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्लैटों में रहते हैं, और अब छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसमें कोई हवादार जो है ना, वो जिस तरह होता है ना दूसरे इलाकों में हम देखते हैं, मैदानी इलाकों में तो आपको रात को जो है वो चारपाइयाँ छत पे डाल के भी लोग सो जाते हैं, सहन में सो जाते हैं। गांव देहातों में भी इस तरह खुली जगह होती हैं। यहाँ तो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, उनके अंदर जो है वो 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं, एक कमरा किसी के पास है, कोई 2-2 फैमिलीज रह रही हैं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और ऐसे में जी हाँ, और ऐसे में जब लोड शेडिंग भी ना हो, लोड शेडिंग हो रही हो, बिजली भी नहीं आ रही है, पानी का भी कोई अता पता नहीं है, कोई नौकरी कारोबार के रिस्क के हवाले से भी ये हालात हैं, सेहत के बारे में भी आपके सामने है सारा कुछ। तो वो बेचारे मजबूर लोगों के साथ किस कदर जुल्म हो रहा है, ये हमारे हुक्मरानों को इस हवाले से संजीदगी से सोचना पड़ेगा। इस बारे में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अमजद साहब, आपकी तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने बड़े जो अहम नुक्ते थे वो उन पे बात की है प्रोग्राम में। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
मसाइल पे फिर से बात करेंगे। इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में अवाम बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ख़ास तौर पे कराची के अवाम के लिए वो कराची इलेक्ट्रिक भी है। तो इसी बारे में बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, एक जनाब तारिक हबीब साहब, जो कि एक तजियाकार भी हैं और माहिर तालीम भी हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। और मेरे साथ लाइन पे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के, और ये इन्होंने अपने आप को क्वारंटीन भी किया हुआ है। अभी माशाल्लाह इनकी सेहत बेहतर है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। ठीक ठाक है ना? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है जान के कि आप अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बेहतर हैं। अच्छा, मैं सर शकील साहब से ज़रा कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वक्फे से पहले भी इसी बारे में बात कर रहे थे। मुझे इस बात का सही तरह से जवाब नहीं मिल सका कि आखिर ये ओवर बिलिंग क्यों हो रही है। लोड शेडिंग तो एक मसला चल ही रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। लोगों के बिल्स क्यों ज्यादा आ रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से भी हदायत ये थी कि आपको बिजली के बिलों के हवाले से भी थोड़ी सी नरमी बरती जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? कराची इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखें, सबसे जब याद रखें कि वो सवाल जैसे आपको इस टाइम बिल्कुल वो कर रहा है कि इसका जवाब क्या है, कि इलेक्ट्रिक इसको गोल मोल जवाब देती है, कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं देती। ओवर बिलिंग क्यों हुई है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें हुआ ये है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि 300 यूनिट, वो 300 यूनिट जो है वो जब उसको आएंगे तो क्योंकि वो गरीब इंसान होगा, उसको मुस्तहक है कि उस बेचारे के पास इतने पैसे नहीं होंगे तो उसको 2 इंस्टॉलमेंट ऑटो कर दी जाए। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि क्योंकि कोरोना की कंडीशन थोड़ी सीरियस हुई तो इन्होंने अपने स्टाफ को मीटर रीडिंग के लिए नहीं भेजा। जब इनका स्टाफ मीटर रीडिंग के लिए नहीं गया तो हुआ ये कि वो इन्होंने जो प्रीवियस ईयर के उसी महीने के जो यूनिट थे उनको काउंट किया और बिल भेज दिया। ओके, ये बिल्कुल 100% पक्की रिपोर्ट है आपकी? जी जी, पक्की नहीं है, 200% है ये। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जालिमाना हरकत ये हुई कि लोग खुश हुए, लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है जी, फेडरल गवर्नमेंट ने तो मजे करा दिए और बिजली का महकमा के इलेक्ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा बिल आया। इन्होंने दूसरा जो महीना था वो चूंकि लॉकडाउन में रिलैक्स हो गया, इन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि जाओ मीटर रीडिंग के लिए निकल जाओ। अच्छा, अब जब वो स्टाफ मीटर रीडिंग के लिए गया तो चूंकि यूनिट जो थे वो ऑलरेडी एक्सेस हो चुके थे 300 से ज्यादा। ठीक है। अच्छा, जब 300 से ज्यादा हुए तो वो स्लैब बदल गया। अब वो स्लैब चला गया 600 वाला, यानी कि 300 से ऊपर वाले यूनिट का, क्योंकि हर 300 के बाद यूनिट के ऊपर स्लैब चेंज हो जाते हैं ना, यूनिट की कीमत बदल जाती है। पहले जो था वो था वो 14 रुपए कुछ पैसे का था, अब वो बदल के चला गया 20 रुपए के ऊपर। अच्छा, कईयों का चला गया 27 रुपए के ऊपर, यानी कि जिसका 700 से यूनिट क्रॉस कर रहा है तो वो उसको और बिल बढ़ गया। तो ज्यादती ये हुई कि इन्होंने उसका फायदा उठाया कि जो इन्होंने एवरेज बिलों को लगाकर कंज्यूमर को भेज दिया। अच्छा, तो ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी ये बनी। अच्छा चले, आपने भेज दिया, कोई बात नहीं। अब आपको इस बात का इल्म था कि अगले महीने हमने इनकी चमड़ी उतारनी है, ये इल्म था कि इलेक्ट्रिक को, ये पता था। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट को और नेपरा को भी तो पता होना चाहिए ना। नेपरा ने स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाई कि जनाब इनको कंट्रोल करती? नेपरा ने इनको कंट्रोल नहीं किया। तो अवाम के साथ जो ज्यादती हुई है तो उसका मतलब कौन जवाब देगा और अवाम को कैसे इंसाफ मिलेगा, इस बारे में क्या कहते हैं आप? उसका एक सिंपल तरीका है। गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ बैठकर एक गुफ्तगू फरमाई थी। उस गुफ्तगू में आपने कहा था कि कई ऐसे सेक्टर हैं जिनको हम टैक्स में कोरोना की वजह से रिलैक्स दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब काफी सारे सेक्टर को आप रिलैक्स दे रहे हैं तो वो अवाम जिसने वोट देकर वजीर आजम साहब को मुंतखब किया, आज वो वजीर आजम पाकिस्तान है, तो वो क्यों नहीं करते कि जो गवर्नमेंट टैक्सेस इस वक्त इम्पोज्ड हैं बिजली के बिलों में और वो बेइंतहा हैं, जनरल सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स है,
अच्छा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है और विद होल्डिंग टैक्स है, और इसके अलावा आपका ये जो घर में टीवी चल रहा है उसका टैक्स है। तो मेरा मकसद कहने का है कि गवर्नमेंट एक उसमें रिलैक्स कर देती। एक दूसरा जो स्लैब है, बजाय वो स्लैब चेंज नहीं करती ना, क्योंकि देखे ना कंज्यूमर का तो कई कसूर नहीं है ना बेचारे का। उसको थोड़ी पता था कि के इलेक्ट्रिक ये तमाशा करेगी, तो जब स्लैब बढ़ा तो कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ी तो के इलेक्ट्रिक के तो छक्के लग गए। यानी कि वो जो बिल था जो 3,000 रुपए का आना चाहिए था वो 12 से 15,000 रुपए का हो गया फहीम साहब। क्योंकि जब यूनिट बढ़े तो उसकी कीमत बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ गए, क्योंकि टैक्स फिक्स नहीं है, जनरल सेल्स टैक्स फिक्स नहीं है, वो जितनी बिल का यूनिट बनता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। फिर एक और ज्यादती जो आम सारे बेचारा अभी तक नहीं पता, बल्कि आम क्या खास सारे को भी बहुत कम पता है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो है वो पीक आवर्स चलाती है। वो पीक आवर्स एक जमाने में मैं आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस करके गया था कि वो पीक आवर्स शुरू होते हैं 6 बजे से लेके 10 बजे तक और 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। तो मैं अमूमन कस्टमर को ये कहता हूं कि आप 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली का इस्तेमाल कम किया करें, क्योंकि उसमें यूनिट आपका 21 रुपए 70 पैसे का हो जाता है, या 20 रुपए का हो जाता है, सॉरी 21 रुपए 70 पैसे का यूं हो जाता है कि जब आप उसमें सारे टैक्सेस डालते हैं, फिर उसके बाद पीक आवर्स डालते हैं, फिर आप यूनिट को सारा जब कंपाइल करते हैं तो एक सारिफ को वो यूनिट, घर वाले को बेचारा जो घर का यूनिट है उसको 21 रुपए 70 पैसे का फेडरल और नेपरा और के इलेक्ट्रिक मिलकर ये तीनों दे रही है। ये पीक आवर्स जो है इसका फायदा मतलब ये किस वजह से ये इन्होंने ऑफर किया लोगों को? ये सजा है। पूरी दुनिया में कंज्यूमर को फैसिलिटेट किया जाता है अगर वो कोई चीज ज्यादा खरीदता है। पाकिस्तान में बेतहा बुरे तरीके से हरकत की जा रही है कि बजाय कंज्यूमर को फैसिलिटेट करने के उसमें उसको लूटा जाता है, उससे उसके पैसे ज्यादा वसूल किए जाते हैं। आप देखें जाती तो यहाँ है कि ऑनलाइन टैक्सी जो है वो भी पीक आवर्स पे चलती है कि जी उसका भी पीक आवर्स है। वो खुदा को मानो पूरी दुनिया में जहां कोई चीज ज्यादा खरीदता है तो लोग उसको फैसिलिटेट करते हैं कि भाई चल भाई एक के साथ एक तू मुफ्त ले ले, तो यहाँ पर तो आपने यूनिट बढ़ा दे। एक बात, दूसरी बात यह है जी बोले। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत का क्या किरदार हो सकता है इस हवाले से, ये जो अवाम इस वक्त कराची में परेशान है कराची इलेक्ट्रिक की वजह से? सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पे सिंध असेंबली में एक बिल पास करे कि इलेक्ट्रिक की हरकतों। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और हम कोरोना वायरस और आवाम के बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से अभी प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब तारिक हबीब साहब, आप एक तजियाकार हैं और माहिर तालीम भी हैं। अच्छा तारिक साहब, अभी वक्फे से पहले हमारी बात हुई शकील साहब से, उससे पहले हमारी बात हुई अमजद साहब से, कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हुई। के इलेक्ट्रिक वो अवाम का एक मसला है बिल्कुल, और ख़ास तौर पे कराची के अवाम का ये एक मसला है। ओवरऑल जितने पाकिस्तानी हैं इस वक्त उन्हें किन किन मसाइल का सामना है और आगे आने वाले दिनों में कौन से मसाइल जो हैं वो सर उठाने वाले हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी एक उन नीड्स में से आती है जो कि आपकी लाइफ का पार्ट है। जी हाँ, ज़रूरत है हमारी। बिल्कुल सही। तो जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ये जब प्लान हुआ था कि हमें लॉकडाउन पे जाना है, तो सबसे पहले ये डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट पॉइंट कि हमें पब्लिक को रिलीफ देना है। तो पब्लिक को सेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं किया गया उस वक्त भी ना, कि हमें किस तरह रिलीफ देना है, किन किन सेगमेंट में रिलीफ देना है। लाइक आपने एहसास प्रोग्राम चलाया, ठीक है, लेकिन आपने टारगेट किसको किया? डेली वेजेस वालों को। इसका आफ्टर इम्पैक्ट जो आएगा ना, वो सबसे ज़्यादा उस क्लास को सबसे पहले आएगा जो कि जॉब मार्केट में बैठी हुई है, ठीक है, जिसको कोई पूछेगा नहीं ना। जी, वो एहसास प्रोग्राम तो 1 करोड़ से कुछ ज़ायद लोग हैं वो उससे मुस्तफीद हुए, बाकी 19 करोड़ लोग। एहसास प्रोग्राम उन लोगों के लिए था जो कि डे वेजेस वाले थे। हाँ। और जितना भी आपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा वो भी ज़्यादातर उन लोगों के लिए था जो कि डेली वेजेस वाले हैं, जिनको डेली की ज़रूरत पड़ रही है। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं है कि मतलब राशन के प्रोग्राम में चलाया गया, अगर आपने लॉकडाउन किया है तो अव्वल तो उसने ही रश क्रिएट कर दिया था मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसमें कोई ऐसे कुछ फॉलो नहीं किए गए थे। लेकिन खैर एनी हाउ, तो उनको आपने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है ना, वो आपका इम्पैक्ट आया बिजनेस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो वो जो बिजनेस सर्कल पे जो इम्पैक्ट आएगा, फैक्ट्रीज पे आएगा, एजुकेशन पे भी डेफिनेटली आया है, हर जगह आएगा। तो जब आपका एक चेन प्रोसेस चलता है,
अगर एक कंपनी के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा रखती है कंपनी, वो उस पर रहती है जब डेफिनेट उसका बिजनेस ज़्यादा होता है। अच्छा, जब मुनाफा हो रहा होता है तो आप मुलाजिम बढ़ा देते हैं, मुनाफा नहीं हो रहा होता, नुकसान हो रहा होता है, सबसे पहले आप अपने अखराजात कट करते हैं। हाँ, सही है, आपको कर्टेल करना है। ठीक है। तो जब आप एक को कर्टेल करेंगे ना तो डेफिनेटली आप अपने स्टाफ को कर्टेल करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये आपको जो स्टाफ है ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। इसके ये आफ्टर इम्पैक्ट अभी आने वाले हैं। हमारे यहाँ बेसिकली सेगमेंटेशन होती है। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अगर उनकी इनकम रुक जाए ना तो शायद वो 2 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। उनके लिए गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे जो 1 वीक सर्वाइव कर लेंगे, शायद उनका भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन इससे कुछ चल जाए। इनके मेरे ख्याल में लॉकडाउन के बाद उनका काम भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम अगर रुकेगी तो या सेविंग भी चलेंगे तो 15 से 20 दिन चल सकते हैं, कुछ 1 मंथ चलेंगे, अब कुछ लोग 6 मंथ चल सकते हैं। अच्छा, अब लोगों के सामने ना अब आने वाले वक्त के अंदर ना एक प्रोजेक्शन आपका रुक गया बिल्कुल भी। अब वाली बात है कि कब तक, अभी मैं अब तक पे बैठा हूँ तो मेरे माइंड में कब तक आ रहा है इसमें इसलिए बेसिस के लिए। हाँ, नहीं कुछ नहीं पता उन्हें कि ये हालात कब तक रहेंगे ऐसे। अब नॉर्मली क्या है कि हर इंसान के ना अब जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ किसी इंसान की 1 लाख रुपये सैलरी है तो डेफिनेटली उसने अपने लाइफ स्टाइल मेंटेन 1 लाख रुपये के हिसाब से कर लिया होगा। उसको नहीं पता होगा आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला। तो उस तनख्वाह के 1 हफ्ता पहले उसका 1 मिलियन खत्म हो चुका होता है, उसने अपने आप को उसके हिसाब से उसने लाइफ स्टाइल पूरा मेंटेन किया हुआ था। अच्छा, अब जब ये लॉकडाउन आया तो अगर किसी की जॉब भी जा रही है, किसी प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है, इनकम अगर आपकी रुक रही है तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सर्कल ऐसा है, मेरे ख्याल में एक फोरम बाकायदा उसका बनना भी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और लॉकडाउन की वजह से ना बहुत ज़्यादा लोगों की ना इन चीज़ों में प्रॉब्लम आई कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू हो गया, रिलीफ आपको कहीं नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो अब लॉन्ग टर्म ये इसका इम्पैक्ट आपका आने वाले वक्त में आएगा कि जब ये बहुत सारे लोग जॉबलेस होंगे आपकी मार्केट में एकदम से, जैसे तो नहीं पॉसिबल कि जी अगर आज सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो अगले हफ्ते जॉब वापस आ जाएंगे मार्केट में, टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे अगर आपकी लेट सपोज अगर आपके पास सेविंग थी 2 लाख रुपीज़ की और आपने यूटिलाइज़ कर ली तो आपने 2 लाख रुपीज़ कमाने के लिए 2-3 महीने लगाए होंगे। हाँ। ठीक है, अब आपको वहाँ तक आने के लिए अगेन 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, वो भी उस वक्त जब आपके हालात बिल्कुल बेहतर हो जाए। तो इस तरह सबके साथ आप प्रोसेस चेक करते हुए चलेंगे। अगर उसको अपने वापस अपने प्रीवियस कंडीशन पे आना है जहाँ पे वो एक हेल्दी कंडीशन में सर्वाइव कर रहा था, उसको वापस आने में कितना टाइम लगना चाहिए। सही, मगर हमारे यहाँ देखिए बदकिस्मती से अवाम, हम अगर कोई किसी कारोबार से भी ताल्लुक़ है ना तो ज़्यादातर लोग हैंड टू माउथ रहते हैं कि मतलब कोई दिन दुगनी रात चुगनी वाली तरक्कियाँ कोई भी नहीं कर रहा होता। बड़े कम, कोई पता नहीं कौन खुशकिस्मत और लकी लोग होंगे, ज़्यादातर लोग हैंड टू माउथ रहते हैं जिनके कारोबार हैं, कभी वो टैक्स के हाथों फंसे हुए हैं, कभी वो। हमारे यहाँ बहुत सारा बिजनेस जो है वो बिकॉज ऑफ टैक्सी प्रॉब्लम में आया हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा तो शायद सुना है टैक्स नहीं ले, लेकिन प्रीवियस तो बहुत कुछ लग चुका है जो चल रहा है इस पर टैक्स लोगों के साथ, डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिजली के बिलों पे तो अच्छे खासे ले रहे हैं, अभी शकील साहब बता रहे थे। हाँ, बिजली के बिल में मैं आपको एक बताऊँ, रिसेंटली मैंने एक बिल देखा था जो कि 91,000 रुपीज़ का बिल था जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 या 25,000 प्लस टैक्सेस थे। ठीक है, अगर आप वही चलें, अगर हम रिलीफ देने की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट टैक्स माफ़ कर दे फॉर एटलीस्ट दिस सिचुएशन जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो एटलीस्ट रिलीफ आपको 25,000 का रिलीफ मिल जाता। ठीक है, और जो उनकी वाली बात थी वो बिल्कुल सही थी कि आपने टाइमिंग स्लेप किए जो लोगों को पता नहीं है। आपने ये जो पीक आवर्स का है, नॉर्मली अगर आप घर में अगर रूटीन में देखें तो नॉर्मली ज़्यादातर लाइट्स वगैरह और रूटीन हमारा जो चलता है वो 6 ऑनवर्ड ज़्यादा काम स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने वही महंगा कर दिया। दुनिया में हर चीज़ की जब डिमांड होती है ना तो उसको कम कर दिया जाता है। जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी उसके प्राइस कम कर दिए जाएंगे ताकि वो एक कॉमन चीज़ बन जाए और ज़्यादातर लोग उससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, हमारे यहाँ जो चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना वो महंगी हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी आप ये जो पूरे कोरोना सिचुएशन चल रही है, आप देखें ना जिस चीज़ की डिमांड होगी, टेस्ट से लेके मेडिसिन से लेके पैनाडोल तक महंगी हो गई, शॉर्ट हो गई, एंटी एलर्जी गोलियां गई, पता नहीं क्या मास्क। आप एक नॉर्मल पर्सन की आपने बात की है तो उसको आप प्रेशर कहाँ दे रहे हैं ना, वो कहीं भी निकलेगा ना उसको प्रेशर मिल रहा होगा, उसको हर चीज़ मिल नहीं रही होगी, मिलेगी तो महंगी मिलेगी, उसको महंगी बाय करनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको देखनी है फिर। ठीक, फिर आपने फिर फैक्टर दे दिया कि जी हॉस्पिटल बड़े महंगे होंगे, लोग ले नहीं रहे हैं तो लोग उसकी वजह से बड़े परेशान हैं। फिर के इलेक्ट्रिक ने अलग आपको सदमा दे दिया एक और कि जी यहाँ पे अगर आपको बिलिंग बहुत ही हाई हो रही है। तो मतलब आपको हर जगह ना कोई ना कोई आपको एक फेज़ करना है जिसमें शायद आप आने वाले वक्त में शायद बहुत पावरफुल बन जाएंगे, आपने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया होगा। अच्छा, लॉकडाउन के बारे में जब हम बात करते हैं, लॉकडाउन में अपने आप को घर में बंद करना है, कारोबार दुकानें बंद करनी है, ठीक है, ये उसका जो एक आम जो लोगों को फॉलो करना है लॉकडाउन को। ये सब कुछ तब हो सकता है अगर चूल्हा जलता रहे। एग्जैक्टली है ना, और बिजली जो है वो
लगी रहे, आप बिल, आपको इस सारी सूरत हाल में भी एक ख़ास खर्चा है जो आपको उठाना ही उठाना है। आप उससे तो बिल्कुल नहीं भाग सकते, नहीं कर सकते हम। और वो जो राशन के बैग वाले जो लोग हैं हमारे बहन भाई, जो वाकई बड़े एक पिसा हुआ तबका है, उनके अलावा भी लोग अब जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं कि जो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वैसा उस दिन क्या एक्सपीरियंस हुआ। मैं घर से एक जगह शाम में जा रहा था तो एक साहब जो गाड़ी में थे, कोई पुरानी सी गाड़ी थी उनके पास, साथ एक खातून बैठी हुई थी, और वो उन्होंने सिग्नल पे रुका और उन्होंने ऐसे बात करने की कोशिश की। मैंने नीचे तो अपना वशीजा किया, मैंने कहा जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे हम किसी से राशन लेने आए थे और राशन जो है ना वो मिले नहीं, हमें घर भी नहीं मिला और मेरे पास पेट्रोल भी नहीं है वापस जाने का, मेरी प्लीज़ कुछ मदद कर दें। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है और वो इस तरह की बात कर रहा है। ये आज से कोई 1 महीना पहले की बात है। आज से 3-4 महीने बाद इस तरह के आपको बेशुमार केसेस नजर आएंगे, और अभी भी मामला बड़े वो इंतहा तक पहुंचते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनको मतलब इस तरह के इश्यूज को, इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, ये कैसे सॉल्व हो सकेंगे? कोई मतलब हुकूमत को क्या लाएअमल बनाना पड़ेगा? आप हेल्थ से इस वक्त हुकूमत फंसी हुई है, आप कह रहे हैं टैक्स माफ कर दें, सर टैक्स ही तो एक टोटल आमदनी है जिसके ऊपर हुकूमत ने पूरा बजट सारा कुछ प्लान करना है। उस वक्त मैंने टैक्स की जो बात की, इलेक्ट्रिक की बात की थी, इलेक्ट्रिक ऑलरेडी ओवर बिलिंग चार्ज कर रहा है आपसे। तो कोई इलेक्ट्रिक जब ओवर बिलिंग चार्ज करता है, उसकी एक चीज़ के उसके प्राइस उसने वैसे ही हाई रखे हुए हैं। जब आपने एक चीज़ के प्राइस ऑलरेडी हाई रखे हुए हैं तो उसके ऊपर आप जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों चीज़ ला के बेच रहे हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर ना, तो वो अमाउंट आप रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, या तो हुकूमत अपने एंड से जो है वो रिलीफ दे, या फिर इनको कहे कि आप ठीक रेट चार्ज करें, कम रेट। तो मतलब ये इन दोनों में से कुछ एक काम, अगर आप किसी को बंद कर रहे हैं, हाँ, लॉकडाउन आपने कहा घर में बंद करना है, तो डेफिनेट उसकी एक चीज़, उसका यूज़ बढ़ेगा ही, बिल्कुल बढ़ेगा, सही है, अल्टीमेट उसकी चीज़ बढ़ जाएगी, यूज़ बढ़ जाएगा। ये पता था आपको बढ़ेगा जब, तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं तो ईज प्लान करना था ना कि यार कहीं ना कहीं रिलीफ देना ही देना है। जी हाँ। लेकिन आपने रिलीफ प्लान नहीं किया। आपका रिलीफ टोटल आपने सिर्फ एक तबके को वो किया हुआ, फोकस किया हुआ है, जो कि 300 यूनिट की उन्होंने बात की, जिसके 300 यूनिट से कम होंगे तो हम जो है उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो भी तबका आ गया, लेकिन एक जो नॉर्मल तबका है, जो सफ़ेद पोस्ट आपका तबका, उसके लिए क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ है? हमारे पास उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है और हमें उसको रिलीफ देना है। और लॉकडाउन भी मेरे ये लॉकडाउन आपका सोशल डिस्टेंसिंग, अरे वर्ड आपने अभी नए नए सीख लिए होंगे। सीधे सोशल डिस्टेंसिंग से सबसे बड़ा एक तो मसला ये भी आया कि लोगों ने चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को ना, सोशल कम्युनिकेशन भी दूर खत्म हो गई है सारी, क्योंकि इतना लोगों के माइंड में फियर हो गया, लोग एक दूसरे की मदद से भी अब पीछे हटते हुए जा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली उसको भी सर्वाइव करना है तो दूसरे को भी सर्वाइव करना है। जी हाँ, पहले शुरू में हमने देखा कि लोग बड़ी तेजी से बाहर निकल रहे हैं, मदद कर रहे थे मास्क वास्क पहन के भी, मगर अब वो डर चुके हैं। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है लोगों तक, ठीक है। वो पहले दूर किसी के बारे में सुना था, फिर कोरोना के अलावा भी बताऊँ ना, आपकी पॉकेट भी तो आपको इजाज़त नहीं देगी, पॉकेट भी इजाज़त नहीं देगी, जो शुरू में आप दे रहे थे, अब वो आप उसके आप भी थोड़े परेशान होंगे नहीं कि मैं कब तक किसी की मदद कर सकता हूँ। अब मेरी भी तो लिमिट होगी ना एक। हाँ। तो बड़ी बड़ी कंपनी में एजुकेशन सेक्टर में बैठा हूँ, वहाँ एजुकेशन सेक्टर सबसे डिस्टर्ब अगर देखा जाए तो उसको तो भी आने वाले वक्त में भी पूछ ही नहीं रहा, उसको भी डेफिनेटली अफेक्ट होगा वो भी, और पूरी तरीके से अफेक्ट हो ही रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ दोबारा से क्या? सर आप भी मुझे बात बताएं ना, दुनिया ने हमेशा ये बोला क्या है कि एक अर्ली, सबसे पहले बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की, कि जी मोबाइल फ़ोन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है बच्चों के लिए। वो बुरी चीज़ है, टैबलेट आप दे रहे हैं, लैपटॉप अगर आप दें तो अच्छी है बुरी है? बुरी चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, मुझे एजुकेशन के हवाले से ना कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, और वहाँ जो दोस्त हमें देख रहे हैं वो भी इस बारे में ज़रा तफसील से सुनना चाहते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ये बाकी सारे अखराजात के साथ साथ अभी बच्चों की जो स्कूल की फ़ीसें हैं ये भी अदा करनी है वालिदैन ने, और वो जो इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, वो उन्हें अगर फ़ीसें नहीं मिलेंगी तो वो बंद हो जाएंगे। बहुत सारे एक ऐसे मसाइल हैं जिन पे बात करना भी बाकी है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, इसी हवाले से बात जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं, और स्टूडियो में आज बात कर रहे हैं हम इस कोरोना वायरस के बाद आवाम के बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है तारिक हबीब साहब, तजियाकार हैं और आप माहिर तालीम भी हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन के हवाले से भी लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना है। देखें, अवाम जो स्कूल मालिकान हैं, जो कॉलेजेस वाले, या जो तालीमी इदारों से अगर किसी का मौक़िफ़ पूछा है तो वो ये कहते हैं कि अभी तक हमें 5% भी फ़ीसें नहीं आई हैं, ठीक है। अवाम ने फ़ीसें नहीं दी,
हमारे जो बिल्डिंग है वो किराए पे है, बिजली के बिल हमने पे करने हैं, जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें हमने देनी है, सारे अखराजात उधर के उधर हैं, हमें आवाम की तरफ से जो लोगों ने बच्चों की फीसें नहीं दी हैं, ये एक उनकी तरफ से इशू है। माँ बाप कहते हैं कि भाई हमारे हालात ठीक नहीं, नौकरी चलेगी, फिर फलाना चला गया, हम बाकी अखराजात उठाएं या बच्चों की फीसें दें, और बच्चों की फीसें स्पेशली उस वक्त जब हमें पता ही नहीं है कि हमने स्कूल बच्चों को भेजना कब है। तो दोनों तरफ से कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। इस मसले को, इस मेजर इशू को हल करने के लिए हुकूमत ने कोई किरदार अदा किया है, या अभी कोई मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है कि अगले 15 दिन 20 दिन तक ये सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें? कुछ ऐसी खबर आपके पास? देखिए, एजुकेशन सेक्टर कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ तालीम दी जाती है ना, तो वो ये भी तालीम बहुत ईजिली दे सकते हैं विद द SOPs के बच्चों को रहना कैसे है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक एजुकेट करने के बारे में सोचा कि लोगों को एजुकेट करना है, गवर्नमेंट ने से ये सोचा कि बंद करना है। अच्छा, ठीक है, उस बंद करने का इम्पैक्ट ना सब पे आ रहा है। मेरे ख्याल इन तालीमी इदारों पे कि वो बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि ये मसला बढ़ा देंगे। नहीं, गवर्नमेंट को बेसिकली लगता है कि गवर्नमेंट किसी को एजुकेट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के एजुकेशन में कोई ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जी अगर 26 फेब को पहला केस आया था, ठीक है, और हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया मिड ऑफ मार्च के अंदर ना, तो 1 महीने का टाइम था, तो हमने किस बात का वेट किया था? ठीक है, स्कूल हमने उसको बंद कर चुके थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं 1 महीने में लोगों को एजुकेट नहीं कर सकता था? यहाँ पे मैं अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और पैसे लगा रहा हूँ, तो क्या मैं लोगों को एजुकेट नहीं कर सकता? आपने रहना कैसे? एजुकेशन का, आवाम को एजुकेट करने का लेवल इस वक्त ये है कि अगर किसी को 3-4 दिन 5 दिन के लिए बुखार होता है ना, तो वो अस्पताल नहीं जा रहा है, वो डॉक्टर को चेक नहीं करवा रहा है, वो अपना कोरोना टेस्ट जो है वो टेस्ट नहीं करवा रहा है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो मुझे अस्पताल चला गया तो ये मार देंगे, अस्पताल से कोई नहीं बच रहा। मैं एक आम फैम लोगों की बात कर रहा हूँ, लोग इस तरह से ये एजुकेट हम अभी तक ये कर पाए हैं कि लोग अभी तक कंफ्यूज और असल सूरत हाल के नहीं पता। कंफ्यूजन अगेन एंड अगेन ना, बेसिकली आपको कंफ्यूजन दे कौन रहा है? सोशल मीडिया सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहा है। सोशल मीडिया पे अगर आप लगा के देखें तो आपको 2 चीजें आती हैं कि मुझे खांसी हो गई, डॉक्टर बता दें क्या करूँ मैं। आधे लोग सोशल मीडिया पर डॉक्टर बन गए, आधे पेशेंट हैं जी। तो टोटल वहाँ पे डॉक्टर्स भी आके अपने रिकमेंडेशन चल रहे हैं, हर बंदा उसमें रिकमेंडेशन अपनी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये अभी नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोसेस चलता आ रहा है जिसमें सबसे पहले फियर क्रिएट किया गया लोगों के दिल के अंदर। ठीक है, आप एक तरफ कहते हैं कोरोना जानलेवा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं जानलेवा भी है। रोज आप बता रहे हैं कि इतने लोग मर गए इससे। ठीक है, आप एक चीज चले, इतने लोग मर गए, इतने लोग, ये न्यूज़ पे भी मैं टीवी पे देखता हूँ, दिन में मेरे ख्याल में 50-60 टाइम न्यूज़ आपको बार बार बताइए कि जितने लोग मर गए, और 10 अगर चैनल्स हैं और 10 चैनल अगर 50-60 टाइम बार बार इस चीज़ को इसको पंच करें तो ये लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तो आपके माइंड पे क्या होगा? डेफिनेटली एंजाइटी क्रिएट हो गया। आप अपनी मौत देख रहे हैं सामने खड़ी हुई कि मुझे कुछ भी हो जाएगी, आपको यही नहीं पता हो कैसे रहा है ना, क्योंकि अभी तक आप कहीं से भी लग जाता है किसी को भी। जितने लोग इस वक्त, आपने बोला कि पहले नहीं था, आज लोगों को होना शुरू हो गया, नजर आते लोग, पहले नजर नहीं आते थे। आप किसी से पूछो तो तुम्हें हुआ कैसे, उसको पता ही नहीं हो कैसे हो गया, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट तो उसका हुआ होगा ना। हाँ, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी किसी को अगर हो रहा है तो वो ये पूछेगा ना मुझे हो कैसे। और ये फियर क्रिएट करना है डॉक्टर के पास जाने के। आपको पता है इस वक्त डॉक्टर क्या चार्ज कर रहा है, हॉस्पिटल अच्छे क्या चार्ज कर रहे हैं, आप वेंटिलेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है कि आप कोरोना के अलावा भी अगर आप हॉस्पिटल जाना चाहें तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी कि वो आपको हॉस्पिटल किस तरह लेगा, आपको लेगा नहीं पहले तो, आप घूमते रहेंगे। मैंने बहुत सारे केसेस अपनी फैमिली में देखे, हार्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो रास्ते में घूम रहे थे, किसी ने हॉस्पिटल लिया नहीं उनको। अब आपकी तरह इस तरह की पूरी मार्केट बन चुकी है, पूरा एनवायरमेंट ऐसा बन गया, लोगों में फियर फैल चुका, लोग क्या करेंगे, जाएंगे कहीं भी निकल के। फिर आपको ये भी चीज़ें बड़ी है कि आप अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी भर आपने गुजार दी, एकदम से आपको हॉस्पिटल जाके अलग कर दिया जाएगा। फिर अगर आपका खुदा ना खासा कुछ हुआ तो आपको दिखाएंगे भी नहीं, आपको भेज देंगे आगे जाके। तो लोग इससे भी डरते हैं कि यार मुझे तो अलग कर देंगे। बिल्कुल, एक इंसान को दूसरे इंसान को ना अलग अलग करने की पूरी वो कर दिया कि लोग डरते भी हैं कि भाई। तो पूरी दुनिया में इसी मॉडल के तहत ही काम किया जा रहा है ना? पूरी दुनिया में मॉडल लेके बेसिकली मॉडल फॉलो किसका हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन कोई मॉडल प्लान किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्लान, लेकिन अब पूरी दुनिया ना बहुत जल्दी अलाइव हो जाएगी, लेकिन इम्पैक्ट पूरी दुनिया में एक ही आएगा पूरी दुनिया में। लेकिन इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? उन लोगों को जो जॉब कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, बिजनेस को लॉस पड़ेगा बहुत बड़ा। जब लॉस बिजनेस पे आएगा, देखेंगे बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को तो सर्वाइव कर लेगी, अपने बिजनेस भी कुछ ऐसे में ला सकते, लेकिन उनको भी बहुत टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए। लेकिन एक जॉब वाला बंदा जिसको जॉब चलेगा, उसकी इनकम रुक गई, वो क्या करेगा? सही। अच्छा, अब जिस बंदे की इनकम रुक गई, अब वो ये अपने तालीमी इदारों की फीसें कहाँ से दे अपने बच्चों की? वापस आते हैं उसी सवाल पे। इसमें आपने कहा बहुत सारे स्कूल, अच्छा बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी फीस ले रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली मैंने आपको पहले जैसे डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले स्कूल्स ने हमेशा ये हमें बताया कि जैसे स्कूल में मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता। जी हाँ, अगर आप किसी बच्चे को जी अलाउ नहीं होता, सही है, अलाउ नहीं, ये कहा गया कि जी, बल्कि नए बच्चे एडमिशन के लिए जाएं तो वो पूछते हैं कि जनाब इसका स्क्रीन टाइम क्या है बच्चे का, तो वो अगर वो 1-1.5 घंटे से 2 घंटे हो तो वो Reject कर बड़ा, देते हैं। हाँ, माइंड बुरा करता है माना स्कूल वाले जाता कि यार आप मतलब 2 घंटे आपका बच्चा टैब देखता है, ठीक है। तो और आज आप अर्ली मॉर्निंग उसी बच्चे को उठा के बोल दो तुम स्क्रीन देखो, छोटी एज का बच्चा, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल एक एजुकेशन के हिसाब से बताऊँ, एक स्कूल का जो यूनिफॉर्म रखा जाता है ना, यूनिफॉर्म में कलर भी बहुत सोच के रखे जाते हैं कि वो उसके आईज पे अफेक्ट ना पड़े। तो हमेशा स्कूल के यूनिफॉर्म लाइट कलर के होते हैं, ग्रे या ब्राउन आपने देखोगे ज़्यादा। उसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि छोटे बच्चे जब उसको ज़्यादा डार्क कलर को ज़्यादा देखेंगे ना तो आईज पे अफेक्ट पड़ता है, तो उसमें लाइट कलर रखे जाते हैं हमेशा, Okay. रिफ्लेक्शन लाइट पे ना पड़े। आप उन स्टूडेंट का, उन बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं कि जी डेली सुबह उठ के उसने एक लैपटॉप या स्क्रीन पे आके बैठना है, ठीक है, जहाँ पर उसे क्लास होगी तो डेफिनेटली उसको अफेक्ट पड़ेगा। और अगर इसके अलावा जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा वो कभी भी एक स्कूल का रूटीन है जो सदियों चलता हुआ आ रहा है कि जी ये बच्चा उठेगा सुबह, यूनिफॉर्म पहनेगा, अपना लंच बॉक्स बॉटल तैयार करेगा, उसको एक पूरा प्लान जाएगा, असेंबली लेगा, स्कूल लेगा, चले जाएगा वहाँ। स्कूल में टीचर इंटरेक्शन, स्टूडेंट की एक टीचर की रिस्पेक्ट होना, एक स्टूडेंट स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट, और एटमॉस्फेयर, 10 चीजें सिखाई जा रही होती हैं। हाँ, सबसे बच्चा एक तमीज़ सीख रहा होता है वहाँ जाके, एक ठीक है, जो कि एक स्कूल वाले ज़्यादा तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखी वो मदरसे की आ गई, सही है, ठीक है। आज आपके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मेरे कुछ फैमिली लोग वालों के साथ जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, अगर आपका 3 से 4 घर में बच्चे हैं और चारों की आपको ऑनलाइन क्लास देनी है, तो आपके पास 4 सिस्टम होने चाहिए, 4 लैपटॉप होने चाहिए, 4 डिफरेंट रूम्स होने चाहिए आपके पास, चारों का टाइमिंग सेम है। तो आप सबसे पहले अरेंजमेंट कैसे करेंगे? फिर ऑनलाइन क्लास देने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो फैमिली मेम्बर्स को होनी चाहिए टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, ठीक है। कुछ जैसे अगर मैं बोलूँ बहुत सारी फैमिलीज यूज़ करती हैं गैजेट, सबको है, लेकिन बहुत सारे घरों में तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब होना, वो क्या करेंगे? हाँ, सबके पास वो नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, वो टैब्स नहीं है, वो बहुत से बच्चे हैं जो फोन पे अब उसमें कुछ टीचर्स ने हमें ये कंप्लेन की, स्कूल के टीचर्स ने आके कि सर हम बेसिकली ज़िंदगी भर हमारा ताल्लुक पढ़ाने से है। अब मैं जो सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ज़िंदगी में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बैठा हुआ मैं बोर्ड पे पढ़ाता रहता हूँ। अब मुझे ये कहा जा रहा है जी आप लैपटॉप परचेज करो, गया तो आपको घर से क्लास देने, वरना स्कूल आके बैठा आप ऑनलाइन क्लास देने। मुझे टेक्नोलॉजी आती नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरी फील्ड नहीं थी। लेकिन मुझे अगर जॉब करना है स्कूल में, मैं रियाजी का उस्ताद हूँ, मैं सिर्फ रियाजी जानता हूँ, मुझे लेकिन अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे सीखना है, ठीक है। तो इससे कोई खास फर्क पड़ रहा है या कोई बेहतर आइडिया है, इस बारे में बात करते हैं जरा कि मतलब आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप भी देखते हैं कोई आपके पास सोल्यूशन होगा कि किस तरह जो है इन चीज़ों को हल किया जा सकता है, इन मसाइल में हुकूमत को क्या काम करना चाहिए, तालीमी इदारों की जानिब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इस पर ज़रा बात करते हैं। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। हम वापस आ चुके हैं और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को इन तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से या इस जो एजुकेशन सेक्टर पर जो इश्यूज जो फेस कर रहे हैं इस वक्त लोग भी, और एजुकेशन सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूट्स वाले जो लोग हैं, उनको हुकूमत को क्या करना चाहिए, और मतलब आपके पास इसकी क्या सजेशंस हैं? देखिए, सबसे पहले ना हुकूमत को पता होना चाहिए तालीमी वैल्यूज़ क्या हैं। अच्छा। और सेकंड ये कि एजुकेशन सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि एजुकेशन के अलग अलग स्कूल के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अलग हैं, कॉलेज के अलग हैं, हमारा ताल्लुक वोकेशनल से है, ट्रेडिंग सेक्टर है, उसका अलग प्रोटोकॉल्स, हर किसी का अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। तो हुकूमत को हर चीज़ की इंपॉर्टेंस देना, ये नहीं कि आपने सबको ऑनलाइन कर दिया, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती। अगर ये सोल्यूशन है भी, जो लोग कह रहे हैं जी हम आगे जाके, जैसे मैंने गवर्नमेंट का सुना कि हम एक डिजिटल ऐप बना देंगे जिसमें एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन एक आप टारगेट किसको कर रहे हैं? आप देखें तो अगर एक बंदा मतलब एक स्कूल के अलावा आपके यूनिवर्सिटी गोइंग, अब यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग कैटेगरी आते हैं, कोई इंजीनियरिंग साइड पे आएगा, डॉक्टर साइड पे जा रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है। आप सोचें डॉक्टर ऑनलाइन बन जाएगा, कैसे डॉक्टर बने कैसे? अगर आप सोच रहे हैं कि बन के डॉक्टर वो ऑनलाइन डॉक्टर, ठीक है ना, तो मतलब डॉक्टर ऑनलाइन आ जाएगा आपकी टीवी पे ना, बस वो व्हाट्सएप पे मरीज देखा करेगा। तो जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारी दवाएं बता रहे हैं ना, वैसे डॉक्टर बनेंगे सारे। तो आप पहले सेगमेंट तो करेंगे, और सेकंड चीज़ कि आपने बन किसको किया है? जो लॉकडाउन की बात है, आपने उनको बन किया जो कि एजुकेटेड लोग थे, जो बहुत इजीली आपके एसओपीज फॉलो कर सकते थे, लेकिन जो कि नहीं कर सकते थे वो खुले हुए थे। बिल्कुल ऐसा है। उनको तो आपने बन ही नहीं किया। आपके जितने भी सब्जी वाले हैं, ये जो यहाँ पे रोग डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, फल वाले हैं, तो खुले हुए हैं सारे।
लेकिन जो तालीम उनको बंद करना मकसद भी नहीं था, मगर वो एक उनको ट्रेन करना था कि आपको इन हालात में इस तरह इन SOPs के साथ ये सारा काम करना। जो ज़्यादा ट्रेनिंग पॉसिबल, ज़्यादा इजी ट्रेनिंग किसकी थी? जो तालीम याफ्ता उनकी। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन मैंने उसी को बंद कर दिया। ओके, ठीक है, मतलब आप ये सोचें ना खाली कि वैल्यूज ऑफ एजुकेशन देखें आपके जी। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जो ऑलरेडी एजुकेशन चालू रखते हैं मैं उनको एजुकेट नहीं कर सकता, वो एजुकेट हो ही नहीं सकते। हाँ, तो उन्हीं को बंद कर दो। सही सही सही। तब की ज़्यादा ज़रूर, जैसे हम अपनी फील्ड में बताऊँ, हमारे पास इस वक्त जब हम अरीना मल्टीमीडिया, वी आर प्रोमोटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, स्पेशल इफेक्ट्स, एनिमेशन। अब ये चीज़ें ऑनलाइन, एक्टिंग में ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन नहीं सिखा सकता। अच्छा, क्योंकि अब पूरी डिमांड जो ऑनलाइन बिजनेस पे जा चुकी है, लोगों ने ऑनलाइन सोल्यूशन निकालना शुरू किया, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत बढ़ गई। मार्केट में बड़ी डिमांड आ गई कि मेरे पास डेली आते हैं कि जी फला स्टूडेंट रिक्वायर्ड है मार्केट के लिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हमें एडिटर चाहिए। यूट्यूब पे काम बहुत बढ़ गया, तो यूट्यूब डिजिटल पे सारा काम शिफ्ट हो गया बहुत सारा। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है जो 3 महीने कोर्स करना आया था, सही है, तो 4 महीने तो बेचारा बंद हो गया। वो उसको फॉरवर्ड मार्केट में जाना था, अब वो बैठा रह गया। तो अभी करना क्या चाहिए ये बताएं मुझे। करना क्या चाहिए? प्रॉपर SOP के साथ खुलना चाहिए। अच्छा, ये सारे तालीमी इदारे खोलने चाहिए प्रॉपर है, नहीं गवर्नमेंट बंद कर दे, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट जो सेक्टर के स्कूल्स हैं वहाँ पे शायद SOP फॉलो नहीं कर सकते होंगे। जो ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी तो तनख्वाहें भी बढ़ी हैं अभी हाल ही में 10%। देखिए, उनको तो पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को तो पे भी मिल रही है, लेकिन मुझे प्राइवेट सेक्टर का बताना है कि एक बिजनेस है या एक स्कूल की बात करें, डेफिनेटली एक बिजनेस भी है। 1 महीने देंगे आप, बैकअप बन गया आपका, 2 महीने आपका बैकअप चल जाएगा, ठीक है, 3 महीने बैकअप चला लिया आपने, आप क्या सोचने का 2 साल बैकअप चलाएंगे? और अगर आपने अपने साथ, मेरे साथ अगर एसोसिएशन में लोग बैठे हुए जो 10-10 साल पुराने काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो कैसा लगेगा मुझे बोलते हुए आई एम अनएबल टू पे यू राइट नाउ, एट दिस मोमेंट आई एम लाइक। लेकिन ये फेज मुझ पर आया कैसे? ये सर बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में जो आपने बात बोली कि जी फीसेस नहीं आई, तो डेफिनेटली अगर किसी को फीस नहीं मिलेगी, उसका जो है रिएक्शन किस पे आएगा? पूरे एनवायरनमेंट पे, रेंटल पे आएगा, जी के सैलरीज पे आएगा, जो उसकी लाइबिलिटीज क्या हैं? जी हाँ, स्कूल्स बंद हुए हैं। हाँ। मैंने वो एक स्कूल था, मैं जानता हूँ उन लोगों को पर्सनली, उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और वो व्हाट्सएप पे वो मैसेज आ गया सबको कि स्कूल बंद हो गया, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ना वो आप अपने बच्चों का आके ले लीजिए। इस तरह की बिल्कुल ज्यादती है। अब वो ज्यादती उन माँ बाप के लिए तो मतलब परेशानी बढ़ गई ना कि वो दोबारा बच्चों के स्कूल के दाखिले देखेंगे, मगर जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, डेफिनेटली जो मतलब खवातीन काम कर रही थी जो अपने घर की अकेली कमाने वाली थी, है ना, अब उनको अचानक से उनके पास रोजगार नहीं है। वो स्कूल मालिकान में भी खुशी से ये फैसला नहीं किया होगा, ठीक है। इसी के पैरेलल देखा जाए तो मैं और एक साहब को जानता हूँ, मेरे जानने वाले हैं वो भी, उनका सैलून का सिस्टम था और वो अच्छा खासा काम कर रहे थे माशाल्लाह, अच्छा नाम भी था उनका। उन्होंने फ़ोन किया, फ़हीम भाई मैंने वो छोड़ दिया है, वो पता है वो मैंने मालिक मकान को चाबियां दे दी कि तू ये पकड़, तो किराया रोज़ मांगता है, मेरे पास किराया नहीं है देने के लिए, मैंने स्टाफ सब निकाल दिया। 5-5 साल से लोग मेरे पास थे, आंसुओं से रो रहे थे, किसी का जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अब ये सिर्फ 2 वो चीज़ें जो मैं खुद जानता हूँ इन लोगों को। अब इस तरह की कितनी मिसालें, बहुत कितने लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन देखें, परेशानी की वही वाली बात है ना कि आपको ये पता नहीं है कि मुझे कब तक सर्वाइव करना है। हाँ, आपके पास कोई एग्जैक्ट टाइम अगर पता हो ना तो सोच सकता है बंदा कि हाँ जी मुझे एक डेट पता हो कि मुझे इस डेट के बाद सब कुछ सही मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड क्या, एक बुरा इंप्रेशन जो मार्केट में इस वक्त आ रहा है ना, लोगों का ना ट्रस्ट एजुकेशन से बड़ा मैंने हटते हुए देखा है। अब लोग अगर जैसे कि बिजनेस साइड की बात करूँ ना, कि लोग पढ़ के बहुत कुछ बनने की वैसे प्लान करते हैं और काफ़ी लोग तो कर भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपने मार्केट में ना एक क्या चीज़ एक प्रमोट हो गई बेसिकली कि हमसे बेहतर तो शायद वो स्टोर वाला जो है, एक मेडिकल स्टोर वाला, एक जनरल स्टोर वाला, एक सब्जी वाला, एक वो जो है आपके फल वाला जो बैठा हुआ है, क्योंकि वो रूटीन में उसकी इनकम चल रही ना। और अगर एक जो पर्सन हु बिलोंग्स टू एजुकेशन सेक्टर, वो क्या सोच रहा है इस वक्त, यार मैं तो तालीम के बिजनेस में आया था, या तो मैं तो तालीम प्रमोट कर रहा था, और मेरे साथ जो लोग थे एसोसिएशन के अंदर, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर, कि जो कि ये बेसिकली ना आप एक यहाँ पे प्रोग्राम रखिएगा आफ्टर इम्पैक्ट, ये सारे उसके डिस्कशन आएंगे। ये हमने कुछ दिन पहले बात की भी है कि नफ्सियाती मसाइल जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो वबा है वो WHO के मुताबिक भी वो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से, एग्जैक्टली एंजाइटी और आपका डिप्रेशन, ये दोनों चीज़ें, एंजाइटी डेफिनेटली। अब आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, जाते जाते जो है वो आप क्या अपील करना चाहेंगे देखने वालों से और हुक्मरानों से? ये कैमरा आपके सामने। देखिए, सबसे पहले ना
वैल्यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन को समझें। या हमने ये सोचना चाहिए था कि हम तालीम देकर लोगों से काम करवा सकते हैं, जो कि हमने नहीं किया। हमने जब एक चीज़ इंसानों को जब हम बंद करेंगे ना, तो जैसे हम जानवरों को बंद कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो बिहेवियर उसका जानवरों वाला ही आएगा, वो जानवर की तरह बिहेव करेगा। जो हमने जब फर्स्ट टाइम बंद किया था तो शुरू में लोगों ने उसको बड़ा एंजॉय किया जब हमने उनको बंद किया था ना, लेकिन जस्ट आफ्टर फ्यू मोमेंट एंड टाइम आफ्टर देखें लोगों का इंप्रेशन डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद जब एकदम से खुला तो लोगों ने एकदम रश क्रिएट किया, जैसे आप किसी तो रश जब क्रिएट होता है तो डेफिनेटली उसके बाद आप उसको ब्लेम भी होगा लोग, क्योंकि डेफिनेटली तो इसमें आप कहना क्या चाहेंगे, हुकूमत को या आवाम को? सबसे पहले एक होती है, हम लोग एडवर्टाइजिंग में हार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। मुझे हार्ड सेल कम्युनिकेशन जब करनी होगी ना, तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे आपसे फौरन कोई काम करवाना है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि फौरन बेचना है तो इट द कम्युनिकेशन शुड बी हार्ड सेल, ठीक है। तो उसकी लिमिट कम होगी। मैं बोलूँगा 2 घंटे में करके आओ, तो 2 घंटे में सब लोग रश, तो अगर आपको लिमिट दूंगा तो रश क्रिएट होगा ना ऑटोमेटिकली। सही है। तो अगर मैं टाइम देता आपको 24 घंटे में कभी भी कर लो तो रश ही नहीं होता। बिल्कुल सही। यानी कि तय ये हुआ कि हुकूमत को इस वक्त जो है नए सिरे से हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत को ना हर डिपार्टमेंट से, एवरी